नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी टूटने से जुड़ने तक। अलमारी के सामने खड़ी मैं देर तक साड़ियों को उलट पुलट करती रही। प्रसंगानुरूप साड़ी का चुनाव वैसे भी कठिन होता है, फिर प्रसंग यदि अपने ही लड़के की शादी का हो तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। बनारसी साड़ी किसी दुल्हन की तरह सजीली लग रही थी तो चंदेरी किसी मुग्धा किशोरी की याद दिला रही थी। गढ़वाल का एक पीस था जो अपनी तड़क भड़क के कारण अलग ही चमक रहा था। एक इम्पोर्टेड नायलॉन पर मैंने 100-125 खर्च करके जरी का काम करवा रखा था, पर पहनने की हिम्मत कभी नहीं हुई। उसे कपिल की बहू के लिए रख मैं दूसरी साड़ियां देखने लगी। अंत में हल्की नीली कांजीवरम और लाल किनारी वाली टसर में ही निर्णय शेष रह गया। दोनों ही साड़ियां सुंदर थीं, एक साथ रॉयल भी और सादी भी। तभी एक कोने में उपेक्षित से पड़े एक पैकेट पर नजर गई। खोलकर देखा, लाल जरी की किनारी वाली मोरपंखी महेश्वरी थी। किस बुरी तरह ठस ठास कर भरी गई थी। उस साड़ी को देखने पर निर्णय करना शेष न रहा। कपिल की शादी पर इसे ही पहनूंगी। प्रेस का स्विच दबाकर मैंने उसे टेबल पर फैलाया कि मन में उस दिन का दृश्य उभर आया। मैं शाम की चाय की तैयारी में व्यस्त थी कि सहसा कपिल ने पीछे से आकर एक हाथ से मेरी आंखें बंद की थी और एक हाथ से मेरे इर्द गिर्द रेशमी पल्ला लपेटने का हास्यास्पद प्रयत्न किया था। ये क्या है रे? अपनी आंखों से उसका हाथ हटाते हुए मैंने पूछा था। ये अपनी माँ के लिए मेरी तुच्छ सी भेंट है, पसंद आई? लेकिन मैं साड़ी को देख ही कब रही थी। उल्लास से भीगी मेरी आंख तो उसके चेहरे पर थी। उसने सकुचाकर आंखें नीचे कर ली थी और पूरी की पूरी साड़ी खोलकर मुझ पर फैला दी थी। तभी दरवाजे के बाहर परिचित पदचाप सुनाई दी और थोड़ी ही देर में बच्चों के पापा डाइनिंग रूम में थे। ये क्या फैंसी ड्रेस कर रखा है? आते आते ही उन्होंने कहा। ये कपिल शैतानी कर रहा है, मैंने जल्दी जल्दी अपने को मुक्त करते हुए कहा। साड़ी को झट से समेटकर कपिल कमरे के बाहर खिसक गया। जाते जाते मेरी ओर उसने अनुनय भरी दृष्टि से देखा और मैंने बात वहीं समाप्त कर दी। चाय के बाद उन्होंने मेरे हाथ में लिफाफा दिया। घर खर्च की रकम होती थी उसमें। और तब मुझे याद आया, उस दिन पहली तारीख थी। कपिल को पहली तनख्वाह मिली होगी और सबसे पहले वह अपनी माँ के लिए भेंट लाया है। अभिमान से मेरा गला भर आया। साड़ी को तहाते हुए मैंने सोचा, कितनी अभागी है वह माँ जो संतान के प्रति अपने अभिमान में पति को साझीदार नहीं बना सकती। कपिल की पहली तनख्वाह इनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। वे उसकी नौकरी से खुश नहीं थे। वे कपिल को और पढ़ाना चाहते थे, रिसर्च, किसी और विषय में एमएससी या फिर एलएलबी ही सही, पर सेकंड क्लास एमएससी की डिग्री को ही जीवन का मूलधन मानकर चलना उन्हें पसंद नहीं था। और कपिल था कि कॉलेज का मुंह न देखने की कसम खा चुका था। 8 महीने के अनवरत परिश्रम के बाद उसे मेडिकल प्रतिनिधि की यह नौकरी मिली थी। पिता ने कहीं भी उसके लिए एक शब्द भी खर्च नहीं किया। इन 8 महीनों में लड़का जिस मानसिक यंत्रणा में से गुजर रहा था, उसकी एकमात्र साक्षी मैं थी। इसलिए उसकी यह नौकरी मेरे लिए अभिमान का, आनंद का विषय थी। कपिल का और मेरा एक स्वतंत्र संसार था। आई से बेहद प्यार करते हुए भी अक्सर अनिल को वह अपने में शामिल नहीं कर पाता था। उसके सामने वह सदा ही एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाया करता था। इस भावना का बीज अनजाने ही बच्चों के पापा ने बचपन में डाल दिया था। कपिल केवल रंग रूप ही नहीं, विद्या बुद्धि भी मेरी ही लेकर आया था। और अनिल ठीक अपने पिता पर गया था। वैसा ही सुदर्शन व्यक्तित्व, वैसी ही बहुमुखी प्रतिभा। जब ये लोग छोटे थे तो पापा अनिल को अक्सर माई बॉय कहकर बुलाते। तब नन्हे कपिल का चेहरा इतना सा निकल आता था, एक उम्र को छोड़कर वह भाई के सामने छोटा पड़ जाता। यूं कहने को वह कभी फेल नहीं हुआ। कक्षा के डल विद्यार्थियों की सूची में भी उसका नाम नहीं था, पर पापा की अपेक्षा के अनुरूप असाधारण प्रतिभा का स्वामी भी वह नहीं था। उन दिनों रिजल्ट का दिन मेरे लिए सबसे दर्दनाक होता था। अपनी अपनी प्रगति पुस्तिकाएं लेकर वे लगभग कूद कर ही गाड़ी से उतरते और दौड़कर पापा को घेर लेते। सबसे पहले रिजल्ट देखा जाता अनिल का, फिर उसे ढेर सी शाबाशी देकर वे कपिल की तरफ मुखातिब होते। कहिए बरखुरदार, आप क्या झंडे गाड़ कर आए हैं? इन शब्दों में क्षोभ, निराशा और तिरस्कार का जो सम्मिश्रण होता, उससे मैं तो क्या, नन्हा कपिल भी आहत हो जाता। बड़ा होते होते कपिल इस प्रसंग से इतना भय खाने लगा था कि उसका रिजल्ट पापा तक पहुंचाने का काम मुझे ही करना पड़ता।
अपनी सारी निराशा मुझ पर उड़ेल कर वे जो कुछ कहते वह मैंने कपिल तक कभी नहीं पहुंचाया। पर मन में यही आता कि भगवान, यह लड़का किसी औसत बुद्धि वाले, साधारण महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। वहां कम से कम इसके गुणों की परख तो होती। ठीक ऐसी ही बात अपने लिए भी तो कई बार सोची है। उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के सामने मेरा अपना व्यक्तित्व इतना क्षुद्र हो गया है कि सारी जिंदगी अपने पर शर्म करते ही बीती है। मम्मी, ओ डियर मम्मी, अनिल ने मुझे झकझोरते हुए कहा, कैसी समाधि लगाकर बैठ गई हो तुम? कब से आवाज दे रहा हूं। यूं ही जरा सोचने लगी, पर तूने अपना यह क्या हुलिया बना रखा है? उसके धूल सने बालों और कपड़ों को देखकर मैंने पूछा। ऊपर मजदूरी जो कर रहा था, बस अभी नहा धोकर जेंटलमैन बन जाता हूं। फिक्र मत करो, दूल्हे का भाई ही लगूंगा, नौकर नहीं। उसने हंसते हुए कहा। ऊपर का काम क्या अभी खत्म ही नहीं हुआ है? अभी अभी हुआ है। सब लोगों को आदमी बनने के लिए घर भेज दिया है। वे लोग 8 बजे वहीं मंडप में पहुंच जाएंगे। और हम लोग 7 बजे चलेंगे। तुम पहले चलकर ऊपर इंस्पेक्शन तो करो। दादा भाई का रंग महल देखो मैंने कैसा सजाया है। शैतान, मैंने उसका कान मलते हुए कहा, पर वह मुझे खींचकर ऊपर ले ही गया। सचमुच ऊपर वाली मंजिल पहचानी नहीं जा रही थी। सफेदी और वार्निश की गीली गंध हवा में थी, पर खुशी के मौके पर वह भी अच्छी लग रही थी। कागज के वंदनवार और बिजली के लट्ठों की मालाएं सारी छत को घेर कर झूल रही थीं। और कपिल का कमरा पर्दों से लेकर कारपेट तक सब नया था। घड़ी, ट्रांजिस्टर, बुक शेल्फ जैसी कुछ वस्तुएं पहले वाली थीं, पर उन्हें इतना चमकाया गया था कि अलग ही लग रही थीं। लैंप शेड और टेबल फैन मेरे कमरे से स्मगल किया गया था। बेंत की एक कुर्सी पर कपिल बैठा था, बड़ी मासूम सी शक्ल बनाए हुए। इन्हें देखो मम्मी, अनिल ने कहा। यहाँ सुबह से जान हलकान किए हुए हैं, पर कसम ले लो जो ये एक बार भी मुस्कुराए हों। इस बात पर कपिल कुछ नहीं बोला, सिर्फ अनिल को पकड़कर गले से लगा लिया। राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर मन में पता नहीं क्या हो गया। बड़ी कठिनाई से अपने को संयत कर मैंने कहा, देख अनिल आ गया तो घर में ही कुछ रौनक हो गई। और तू था कि तार तक नहीं करने दे रहा था। क्यों दादा? अनिल ने बनावटी गुस्से से पूछा। कपिल फिर भी नहीं बोला, बस अनिल को अपने गले से लगाए रहा। कपिल की यह आदत भी मुझ पर ही थी। भावनाओं का आवेग शब्दों में भी कभी नहीं फूट सका। नीचे उतरते हुए सोचा, सचमुच अनिल आ गया तो कितनी रौनक हो गई। उससे पहले तो घर में जैसे मुर्दनी छाई हुई थी। हमेशा की तरह कपिल ने मेरे द्वारा ही यह बात पापा तक पहुंचाई थी। सुनते ही वे फट पड़े। व्हाट नॉनसेंस, एक पोस्टमास्टर की लड़की से शादी? क्या दुनिया में और लोग नहीं रह गए हैं? मैंने प्रयत्नपूर्वक स्वर को संयत रखते हुए कहा था, शादी पोस्टमास्टर से नहीं, उसकी लड़की से हो रही है। और लड़की बहुत सुंदर है, उसके साथ ही पढ़ी है, वही लेक्चरर है। सबसे बड़ी बात यह कि वह कपिल को पसंद है। मेरी स्टेटस, मेरी पोजीशन का भी ख्याल किया है? मन में आया कि कहूँ, मेरी शादी के समय बाबूजी ने स्टेटस कब देखा था, पर जो बात जिंदगी भर नहीं कही जा सकी वह अब कहने का समय भी न था। सिर्फ इतना ही कहा, घर में 4 भाई होते हैं, वे भी एक सी पोजीशन नहीं रखते। 4 बहनें 4 तरह के आदमियों को ब्याही जाती हैं, तो इससे क्या रिश्ते टूट जाते हैं? तुम तो ऐसा कहोगी ही। तुमने जिंदगी भर किया ही क्या है? हमेशा उसकी कमजोरियों पर पर्दा डाला है, हमेशा उसकी गलतियां नजरअंदाज की हैं। यू हैव स्पॉइल्ड दैट बॉय। वे गुस्से में उफन रहे थे, पर उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि दरवाजे पर कपिल की आकृति उभरी। पापा, उसने शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा, आप और कुछ भी कहें पर मम्मी पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मम्मी की तपस्या का ही प्रतिफल हूँ। आपके रहते तो मैं असाइलम में होता या फिर जेल में। रहा पोजीशन का सवाल, मैं स्वयं भी कभी इसके लायक नहीं रहा, फिर बहू के स्टेटस के लिए इतना आग्रह क्यों? हम दोनों अवाक होकर देखते रह गए। नौकरी चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, किसी में इतना आत्मविश्वास, इतना साहस भर सकती है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। फिर भी उन्हें मनाया नहीं जा सका। कपिल की इच्छा थी कि वह कुछ दिन ठहरकर पापा के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा करे, पर मैंने उसका विरोध किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अपनी बात से जरा भी हटने का उनका स्वभाव नहीं है। दूसरे, मुझे डर था कि वे किसी दूसरे विवाह प्रस्ताव को जबरदस्ती उस पर थोप न दें। कपिल उनका विरोध कर सकेगा इसका मुझे विश्वास कम था। ठीक यही मैं नहीं चाहती थी।
मेरे अवचेतन में अब भी उन क्षणों की धूमिल याद थी जब जयमाला के समय अपने सौभाग्य पर इठलाती हुई मैं आसपास की फुसफुसाहट सुनकर स्तब्ध रह गई थी। मैनेजर साहब ने चांदी की डोर से सोने की मछली फंसाई है। विलायत जाने का लालच टालना हर एक के बस की बात नहीं होती। बड़े आदमियों की बेटियां देखकर नहीं तोल कर ब्याही जाती हैं। इन सारी बातों से मेरी उमंग का रंग फीका पड़ गया था। माँ ने समझाया भी था कि ये सब ईर्ष्या का चमत्कार है। ये लोग मेरा सौभाग्य सह नहीं सके थे। पर बहुत दिन यह भ्रम नहीं चला और मैंने अनुभव किया कि प्रणय के निकटतम क्षणों में भी वे मेरे पास कभी नहीं रहे। यूं शिकायत का कभी कोई अवसर नहीं आया, पर यह सच है कि मैं मात्र पत्नी बनी रही, प्रेयसी कभी नहीं बन सकी। इसलिए मैंने पास ही की एक तिथि तय करके महू में शादी करना निश्चित कर लिया। हालांकि कपिल ने हर चीज के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैं चुपके चुपके गहने कपड़े तैयार करती रही। परंतु अकेली यह सब करते करते मैं हाफ उठी और मैंने अनिल को खड़गपुर तार दे दिया। डर भी था कि पढ़ाई का हर्ज करके इस तरह बुलाने से ये नाराज होंगे, पर अनिल ने आते ही हम लोगों पर इस तरह बरसना शुरू किया कि किसी और को उसे डांटने का मौका ही न मिला। यह शादी का घर है, 4 आम के पत्ते तक नहीं लगाए जा सके। एक गणेश की तस्वीर भी लग जाती तो गनीमत। सिर्फ 10 पैसे की बात थी। और यह महू का क्या चक्कर है? क्या यहाँ जगह नहीं मिलेगी और मेहमान क्यों नहीं आएंगे? कार्ड भी अभी तक प्रेस में नहीं गए हैं, कब छपेंगे और कब बटेंगे? केवल बरस कर ही वह चुप नहीं हुआ। न्यू पलासिया पर अपने एक दोस्त का बंगला उसने 2 दिनों के लिए खाली करवाया और मेहमानों को उसी पते पर निमंत्रण दिया। अपने नाम से कार्ड छपवाने दे दिए। मेरे मना करने पर भी अपने दोस्तों की पलटन लेकर ऊपरी मंजिल की सफाई में जुट गया। कंपाउंड में इलेक्ट्रीशियंस, कोको कोला के केटर्स, लॉन चेयर्स, शामियाना आदि चीजों की भीड़ हो गई थी, जिससे घर सचमुच शादी का घर लग रहा था। मैं कभी डरते हुए कहती थी, बेटे तेरे पापा, ओ मम्मी, हु केयर्स फॉर द ओल्ड मैन, और वह काम में जुट जाता। परसों की गाड़ी से भैया भी भुवनेश्वर से आ गए थे और इनसे लड़ झगड़ कर पलासिया जा बैठे थे। उनके आने से मुझे भी जरा हिम्मत आ गई थी। पता नहीं किस काम से बाहर आई तो देखा इनकी गाड़ी पोर्च में खड़ी है। रामधुन साहब आ गए क्या? कब से? उसने कहा। वह शामियाने में गमलों की सजावट में व्यस्त था। चाय दे दी? इस बार उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। मुझे बताना तो था। याद ही नहीं रहा मालकिन, आप शायद ऊपर थीं, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे डांटना चाहा, पर अपने को रोक लिया। उसका क्या दोष था? मुझे ही कहाँ याद रहा था। 5:45 हो रहे थे। इसका मतलब उन्हें आए 1/4 घंटा हो गया था। नौकर तो परसों से अनिल के हो गए थे। चाय बनाते हुए मैंने सोचा, बेटे की शादी के प्रति उदासीनता जताने के लिए ही वे आज ऑफिस गए थे। आखिर इस बात का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? घर पर भी तो रह सकते थे। विचारों की रौ में ही अभ्यस्त हाथों ने चाय की ट्रे तैयार की। चाय लेकर मैंने इनकी स्टडी में प्रवेश किया। मेरी आहट से इनकी तंद्रा भंग हुई। हाथ का अखबार उठाकर परे रख दिया। डायरी वगैरह उठाकर ट्रे के लिए जगह कर दी। कुछ तीखा व्यंग भरा सुनने की अपेक्षा थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आए बहुत देर हो गई क्या? मैंने चाय डालते हुए पूछा। 1/2 आवर। स्वर इतना सहज था कि कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला, बट नेचुरल। मैंने फिर उनके चेहरे की ओर देखा। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं जो पकड़ में आ सके। एनी लेटर? उन्होंने कब हाथ में लेते हुए कहा। ओह, आज लेटर बॉक्स खोलने की याद न रही। मैंने रामधुन को आवाज देकर चिट्ठियां लाने के लिए कहा। वे बड़े सहज होकर चाय पीते रहे, पर मेरे गले से एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रही थी। रामधुन ट्रे में चिट्ठियां दे गया। मेरा दिल धक से रह गया। सबसे ऊपर कपिल की शादी का निमंत्रण था, जिसमें होस्ट के स्थान पर अनिल का नाम लिखा था। इन्होंने पत्रिका पढ़ी, लिफाफे में रखी और दूसरा पत्र पढ़ने लगे, फिर तीसरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया तो बोले, एनीथिंग स्पेशल? नो नथिंग, मैंने घबराकर कहा और कमरे से उठाई, पर मन अंदर ही अंदर शंकित हो उठा। यह इन्हें क्या हो गया है? परसों से ऐसे चुप क्यों हो गए हैं? नाराज होना तो दूर, किसी अप्रिय बात की चर्चा तक नहीं करते। ऐसा तो इनका स्वभाव नहीं था। मन ही मन उबलना या कुढ़ना, यह तो मेरी आदत है। इन्हें तो बरसना ही आता था। जब बोलने पर आते तो सामने वाला बुत बनकर रह जाता।
असंगत आचरण चाहे अच्छा हो या बुरा, आश्चर्य में तो डाल ही देता है। पता नहीं क्यों मुझे अपनी बाबूजी की याद हो आई। अपने समय में बाबूजी जमदग्नि के अवतार थे। हम लोग तो उनके सामने पढ़ते ही नहीं थे। उनके अंतिम दिनों में मैं काफ़ी खुल गई थी उनसे। अक्सर हम दोनों लॉन में धूप खाते बैठे रहते या फिर बरामदे में बैठकर मैं उन्हें कुछ पढ़कर सुनाती। भाइयों के बच्चे फिल्मी गानों पर थिरकते हुए आसपास निकलते रहते। भाभियां स्लीवलेस पहनकर ऊंचे जूड़े बनाकर खुले सिर अपने अपने पतियों के साथ बाहर आती जाती। घर में दिन भर ठहाके गूंजते रहते, पर बाबूजी कुछ न कहते। एक बार मैंने इस बात को लक्ष्य कर कुछ कहा भी, तो बाबूजी ने नखदंत विहीन मृगराज पर कोई संस्कृत का श्लोक सुनाया। बाबूजी के पोपले मुख से वह श्लोक और भी करुण लग उठा था। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था, बेटा तेरी माँ नहीं रही, अब किसी से क्या कहना क्या सुनना। इस प्रसंग की अनायास याद आने से मैं चौंक उठी। जूड़ा बनाकर साड़ी पहनने जा रही थी, पर मन इतना उदास हो आया कि साड़ी को गोद में लेकर पलंग पर बैठी रही। यह अकेले पड़ जाने का बोध, क्या यही उन्हें भीतर तक मत गया है? क्या यही उनके चुप हो जाने के मूल में है? ये चाहते तो सारा आयोजन उखाड़ फेंक सकते थे, तब मुझे आश्चर्य भी न होता। पर यह चुपचाप सह जाना, उनके जिस निर्द्वंद व्यक्तित्व से मैं जीवन भर सहमी सहमी रही, उसी के अभाव में उनकी प्रतिमा एकदम अपंग लग उठी और मेरा हृदय करुणा से भर उठा। हमारा विवाह चाहे एक व्यवहारिक अनुबंध ही रहा हो, पर इतना सच था कि मेरे साथ अन्याय कभी नहीं हुआ। अनेक प्रलोभनों और आकर्षणों को उन्होंने ठुकराकर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया था। उनकी इस एक निष्ठा के सामने मुझे अपने जीवन भर की व्यथा एकदम हेय लग रही थी। मन ही मन कोई निश्चय जन्म ले रहा था। ओफ मम्मी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें 7 बजे निकल जाना है। 7 PM शार्प। अनिल ने आंधी की तरह कमरे में घुसते हुए कहा। वह नहा धोकर आया था और बड़ा प्यारा लग रहा था। अनिल बेटे, मैंने हकलाते हुए कहना शुरू किया। दरअसल वह अपने पापा की तरह ही जिद्दी था। उसका विरोध करना एक संकट को बुलाना था। तभी उसके पीछे कपिल कमरे में आया तो मुझे जरा ढाढ़स हुआ। बात यह है बेटा कि वहां सब बच्चों के बीच में मैं क्या अच्छी लगूंगी? तुम लोग ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखा कपिल का चेहरा वेदना से भर उठा है। अनिल गुस्से में पांव पटकते हुए बोला, मैं पहले ही जानता था आप इसलिए नहीं चल रही हैं कि श्रीमान पापा महोदय नहीं जाएंगे, ठीक है ना? मैंने सहानुभूति की आशा से कपिल की ओर देखा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। आपको सिर्फ उनका ख्याल है, बेटे की शादी से भी बढ़कर। उनकी एक जिद के लिए आप सबका मूड बिगाड़ने पर तुली हुई हैं। यू हैव स्पॉइल्ड हिम। जब बोल बोल कर वह थक गया तो बोला, आई एम वेटिंग इन द कार, और पांव पटकता हुआ वह बाहर चला गया। उसके दोस्त ने अपनी गाड़ी दुल्हन की तरह सजाकर कब से भेज दी थी। अनिल के बाहर जाने से वातावरण का तनाव कुछ कम हुआ। मैंने कपिल की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई थीं, होठ थरथरा रहे थे। मम्मी प्लीज, उसने कहा और चुप हो रहा। ज्यादा बोलना उसकी आदत में नहीं थी। उसे अपने अंक में भरते हुए मैंने कहा, कपिल बेटे, आज तुम मेरी बात नहीं समझोगे, पर कल को 7 फेरे पड़ जाने के बाद तुम्हें इसकी सच्चाई का पता लगेगा। तुम ही बताओ, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे साथ अनिल है, तुम्हारे मामा हैं, दोस्त हैं, और सबसे बढ़कर अनुराधा है। उनके साथ कौन है? बेटे, विवाह केवल प्रणय का बंधन ही तो नहीं है, इससे भी आगे बहुत कुछ है। एक दूसरे को सहारा देने की शर्त है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कपिल बिना कुछ कहे मेरे पैरों पर झुक आया। मेरे अनगिनत आंसू आशीर्वाद बनकर उसके माथे पर गिर पड़े। अच्छा चलूं मम्मी, उसने भरे गले से कहा। जाने से पहले अपने पापा के पैर नहीं छुओगे? मैंने पूछा। उसने व्यथित होकर मेरी ओर देखा, पर मुझे मालूम था मेरी बात वह ठुकरा नहीं सकता। अनिल होता उसकी जगह तो शायद मैं कहती भी नहीं। वे आराम कुर्सी पर लेटे पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी हो गई। मुझे याद आया, बचपन में इन बच्चों की जब पापा के इजलास में पेशी होती तो मैं इनके पीछे खड़ी रहती। मेरी उपस्थिति से वे लोग आश्वस्त अनुभव करते। आज स्थिति दूसरी थी, इसलिए शायद मैं इनके पीछे खड़ी थी। कपिल जा रहा है, मैंने कहा। उन्होंने पुस्तक आंखों से हटाई ही थी कि कपिल चरणों में था। खुश रहो, खुश रहो, वे एकाएक व्यस्त होकर बोल उठे। शायद वे इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है कि यह मेरा भ्रम ही हो, पर मुझे लगा उनकी आवाज कांप गई थी।
कपिल के सिर पर रखा उनका हाथ भी थरथरा रहा था। यू कम पापा प्लीज, कपिल ने कहा। उसकी आवाज भी भर्राई हुई थी। श्योर श्योर, इन्होंने कहा। पर इसके पहले ही कपिल कमरे से बाहर था। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आई और कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज दूर होती चली गई। अनजाने मेरी आंखों से कुछ बूंदें ढलक गईं। तब वे सिर उठाकर बोले, तुम नहीं गई? मैं चुप रही। चली जाती बच्चों का मन रह जाता, उन्होंने फिर कहा। चली कैसे जाती, तुम जो यहाँ बैठे रहे, सारी दुनिया से कटकर, बच्चों से तिरस्कृत होकर, नौकरों की अवज्ञा और रिश्तेदारों के उपहास के पात्र बनकर तुम्हें इस तरह छोड़कर चली जाऊं, ऐसी पाषाण हृदय तो मैं नहीं हूं। पर मुंह से यह सब नहीं कहा जा सका। वहीं फर्श पर उनके पास बैठकर मैंने कहा, वहां भैया हैं तो सब देख लेंगे, फिर यहां भी तो कोई चाहिए। उन्होंने पहले तो मेरी ओर देखा, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी जलती हुई आंखों पर रख लिए। उस स्पर्श से सिहरने की, सिमटने सकुचने की मेरी उम्र कभी की बीत चुकी थी। पर उस उम्र में भी यह स्पर्श इतना मुखर, इतना तरल, इतना एकात्म कभी नहीं था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी टूटने से जुड़ने तक। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।